विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। आज का चैप्टर है भारत की प्रजातियां और जनजातियां। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बनेगा, भारत की प्रजातियां व जनजातियां। तो जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक इरा में हुई, जबकि होलोसीन इपोच में आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में बुद्धिमान मानव अर्थात होमोसेपियंस के निकटतम पूर्वज क्रो मैग्नन की उत्पत्ति हुई थी। दो चार चीजें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले कि भाई जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आदि सागर में हुई। आपको पता है यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव पैदा हुआ, पहले एक कोशिका बनी, फिर उससे बहुकोशिका बनी, फिर जो आदि जीव था वो कहाँ, सागर में क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर वो एम्फीबियंस बने जो सागर और स्थल में भी आ सकते थे, ये पता है ना। और इंडियन मेथोडोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या अवतार हुआ, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार कहाँ होता है, समुद्र में, आदि सागर में। उसके बाद क्या होता है, कच्छप अवतार, कछुआ, एम्फीबियंस, मतलब जो जल और थल दोनों में, साइंटिफिक है उसका पूरा। फिर क्या है, अरे अवतारों में पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं ज्योग्राफी से हट के बता रहा हूँ, धर्म की तरह अगर मैं जा रहा हूँ, ऋषिकेश में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा धर्म से जोड़ के अगर मैं पढ़ाऊं तो जो अवतार हुए हैं उसमें सबसे पुराना मत्स्य अवतार है। कहाँ हुआ, आदि सागर में हुआ। फिर क्या है, कच्छप अवतार है। कच्छप अवतार क्या है, कच्छप जो है वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। उसके बाद क्या है, वाराह अवतार। वाराह मतलब भले ठीक है, ये काली कलंक पंख में धरती समा रही थी, तब सुअर या वाराह अवतार हुआ, तो उन्होंने अपने दांतों में अर्थ को क्या किया, टिकाया, तब जाके पृथ्वी। ये तो कहानियां हैं, लेकिन अगर आप देखे जाएं तो उस जमाने में मतलब एक ऐसा जीव जो कि बहुत क्या सब कुछ खा सकता था। फिर कौन सा अवतार हुआ, आधा मनुष्य और आधा पशु, नरसिंह मतलब आधा सिंह और आधा मानव। फिर उसके बाद वामन पहले ही हो गया। परशुराम कब हुए, वामन हुए, फिर बुद्धि आई। वामन मतलब बुद्धिजीवी आया। फिर क्या हुआ, परशुराम मतलब जंगलों को काटना था, सभ्यता को बसाना था। किसकी जरूरत थी, कुल्हाड़ी। तो उस समय महत्व किसका था, कुल्हाड़ी का। फिर क्या हुए, भगवान राम हुए। 8 कलाओं के ज्ञाता। कितने, 8 कलाओं के ज्ञाता थे। तो छल नहीं किया कभी भी। आगे जो है, जो दूसरे अवतार हैं वो क्या करते हैं, छल भी करते हैं, है ना। 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। जहां पर उन्हें लगा कि ये ऐसे नहीं मरेगा, जो सामने शत्रु है, तो वहां पर भागे भी, और रणछोड़ दास जी भी कहा जाता उन्हें, ठीक है। 16 कलाओं के ज्ञाता। फिर भगवान बुद्ध हुए। बुद्ध को पहले नहीं रखा जाता था अवतारों में। जब उनकी महत्ता बहुत बढ़ गई, फॉलोवर्स बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, उनको भी क्या माना गया, अवतार माना गया। क्या माना गया, ठीक है। फिर क्या है, अब होंगे, चल रहा है, कल की है ये, कि पुस्तकें कहाँ, सड़क पर, और शराब कहाँ, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, जूते कहाँ, बड़े बड़े अच्छे पैकेज में, और किताबें कहाँ, सड़क पर। नई सड़क दिल्ली है, जो किताब कहीं नहीं मिलती और नई सड़क दिल्ली में मिल जाएगी कहीं ना कहीं कबाड़ में आपको ढूंढने से। सड़कों पर लगी रहती किताबें। चलिए, तो ये कलयुगी है। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हुई। सबसे पहली चीज ये याद रखना, आर्कियोजोइक इरा में हुई। कब हुई, इरा जो चल रहा था उसका नाम था आर्कियोजोइक, और इपोच जो था वो होलोसीन था। आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व। कहां पर हुआ पहला मानव, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस, और उसका निकटतम पूर्वज क्रो मैग्नन, जिसका मस्तिष्क का आकार सबसे बड़ा था आज तक। जितने भी हुए सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका था, 1400 से 1600 सीसी, क्रो मैग्नन का। मानव संरचना, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। कौन था, ये देख भी सकते हैं, आज भी कुछ लोगों के बाल घुंघराले होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे भाई। ये अलग बात है कि शैम्पू यूज कर करके, ये करके कुछ कितना भी लगाओ, लेकिन जो बचपन में जो अगर बाल आ गए तो घुंघराले होंगे। पूर्वज क्या था हमारा, निग्रो।
उसके पश्चात क्रमशः प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ। क्या हुआ? उसके पश्चात क्रमशः प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और भूमध्य, यानी निग्रो आया, फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड आया, फिर भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन। इन दोनों प्रजातियों से मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। तो प्रजातियों का सही क्रम क्या है? निग्रो, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, फिर भूमध्य सागरीय और फिर नॉर्डिक। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान जनसंख्या को प्रजाति के आधार पर मानव संरचना शास्त्री जो हैं डॉक्टर बी एस गुहा, इन्होंने 6 मुख्य भागों में और 9 उपभागों में बांटा है। 6 भाग कौन से हैं? 6 मुख्य भाग जो हैं निग्रिटो अथवा निग्रो। कुछ लक्षण दिखेंगे, आप आपस में बैठकर अगल बगल देख सकते हो लक्षणों को। निग्रिटो अथवा निग्रो, दूसरा हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, तीसरा हो गया मंगोलॉइड। मंगोलॉइड के भी अगर हम 2 पार्ट करें तो पूर्व मंगोलॉइड और तिब्बती मंगोलॉइड, पूर्व मंगोलॉइड, और उसके बाद मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय। इसमें आएगा पोलियो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर की ओरिएंट प्रकार की प्रजाति। इसके 3 पार्ट होते हैं, किसके? मेडिटेरेनियन के, भूमध्य सागरीय के। कौन कौन से? पोलियो भूमध्य सागरीय और भूमध्य सागर की ओरिएंटल प्रकार की प्रजाति। 5वें नंबर पे आता है पश्चिमी बेकरी सिफॉलिकल्स, पश्चिमी बेकरी सिफॉलिकल्स, चौड़े सिर वाले। कहावत भी है, सिर बड़ा सरदार का, पांव बड़ा गंवार का। सुना हो? नहीं सुने हो? सिर बड़ा होता है तो सरदार है कि वो क्या है, पांव बड़ा होगा तो क्या है, गंवार है। तो ऐसा कहावत है। तो चौड़े सिर वाले भाई। तो इसमें कौन कौन है? अल्पाइनाइड हैं, डिनारिक्स और आर्मेनाइड्स हैं। अगले कौन है? इसके भी 3 पार्ट है, आर्मेनाइड्स। और 6ठे नंबर पे आते हैं नॉर्डिक। 6ठे नंबर पे क्या आते हैं? नॉर्डिक। ये सारे जातीय वर्गीकरण मानव की शारीरिक तथा जैविक विभिन्नताओं के आधार पर किए गए हैं। इन प्रजातीय गुणों में बालों का रंग व स्वरूप, कपाल संरचना, नासिका सूचकांक, आंखों का रंग और आकार, शारीरिक ढांचा, त्वचा का रंग, रक्त समूह आदि आते हैं। ब्लड ग्रुप्स भी आते हैं। क्या आते हैं? ब्लड ग्रुप्स। परंतु भारत में प्रजातियों का अत्यधिक मिश्रण हुआ है एवं एक प्रकार से यहाँ भारतीय प्रजाति का विकास हो गया है। तथापि प्रजातीय गुण कुछ हद तक इनकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं। निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड व मंगोलाइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में जो आदिवासी हैं, क्योंकि उनका बाहर से संपर्क नहीं हुआ, मुख्य धारा से अलग रहे, आपस में वैवाहिक संबंध रहे, तो निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और मंगोलाइड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजाति में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो कहाँ मिलेंगे आपको? अंडमान निकोबार में। कहाँ मिलेंगे? अंडमान निकोबार, त्रावणकोर, कोचीन की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ियों में। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और पूर्व दृढ़ प्रजाति भारतीय जनजातियों में सम्मिश्रित हो गई है। इनके तत्वों को वहन करने वाले मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत की कबीलाई जनजातियों की प्रजातियां हैं, जैसे संथाल, भील, कोल, चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, यरुआ, उरांव, मुंडा। ये सब किस में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड या पूर्व दृढ़ प्रजाति भारतीय जनजाति। समझ में आ रहा है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समझ में आ रहा है? किन में मिलेगा? संथाल। कहाँ मिलता है? अरे भाई, संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू कानो नेता थे, संथाल परगना। कहाँ मिलता है संथाल परगना? झारखंड में। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। भील कई जगह पाए जाते हैं। राजस्थान में होंगे, गुजरात में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, मध्य प्रदेश में भी होंगे। भील विद्रोह है ना। कोल, बुद्धो भगत विंध्यारी मानिकी। इतिहास आपको कहानी बताता है, ये आपको क्या बता रहा है? ज्योग्राफी जगह बता रहा है, ये बता रहा कौन कौन कहां से आए। कोल, चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, यरुआ, उरांव, मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, उलगुलान। याद आया? मुंडा विद्रोह। ऐसे ही मंगोलाइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। कहाँ के?
अमेरिका के मूल निवासी। अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियंस थे वैसे, और वो भी मंगोल प्रजाति के थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। क्या होते हैं? इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। ये भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ों एवं जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो भी जितने भी राज्य हमारे 7 सिस्टर्स वहां पाए जाएंगे, जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरा मंगोलाइड में लंबा सिर वाला, चौड़ा सिर वाला, असोम और हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। दूसरे हो गए तिब्बती मंगोलाइड, ये लेह लद्दाख में मिलेंगे आपको। तिब्बती मंगोलाइड कहां मिलेंगे? लेह लद्दाख। पूरा भूमध्य सागरीय प्राच्य नॉर्डिक एवं लघु कपालिक समूह विकसित प्रजातियों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। पूरा भूमध्य सागरीय। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की निम्न जातियां दीर्घ कपालिक होती हैं। भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियां। प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के लोग इसके अंतर्गत समाहित हैं। पश्चिमी लघु कपालिक ये दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। नॉर्डिक उत्तर पश्चिमी भारत के लोग, उत्तर पश्चिमी भारत के जो लोग हैं वो क्या है? नॉर्डिक। तो एक मैप देखना है आपने, इसमें देखो निग्रिटो कहाँ रहते हैं, तो आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार में दिख रहा होगा, लक्षद्वीप में दिख रहा होगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड निग्रिटो कहाँ दिख रहे हैं आपको? 2 नंबर देखिए, दिख रहा है? हाँ, बस वो वाला पार्ट देख ले, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। ऐसे पैलियो मेडिटेरेनियन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड 3 देखिए कहां पर दिख रहा है। ऐसे अल्पो डिनारिक्स, ओरिंटोस और मेडिटेरेनियंस ये कहां दिख रहे हैं आपको? 4 नंबर दिख रहा है ना। ऐसे पैलियो मेडिटेरेनियंस, अल्पो डिनारिक्स दिख रहा है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से लोग कहां पर होते हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख जातियां भैया, भारत की प्रमुख जातियां। जनजातियों को भारत में विभिन्न संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है। ठक्कर बापा ने, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है भाई, ठक्कर बापा ने इनके लिए आदिवासी, सर्बेंस ने पर्वतीय जनजाति, अंग्रेजों ने दलित वर्ग और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति आदि संज्ञाएं रही हैं। तो सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने कहा था? ठक्कर बापा ने। सर्बेंस ने क्या कहा? पर्वतीय जनजातियां। अंग्रेजों ने क्या कहा? दलित वर्ग। भारतीय संविधान ने क्या कहा? अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 25 ब्रैकेट में 25वां नंबर जो है, खंड 25, 366 का 25वें नंबर के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। तो जब आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ना होगा संविधान में, तो आप 342 में पढ़ेंगे, 366 के 25वें नंबर पर पढ़ेंगे आर्टिकल। इतना समझ में आ गया? भारत में जनजातियों के अधिवास, उनके भौगोलिक वितरण को दृष्टिपात रखते हुए बीएस गुहा ने 1951 में संपूर्ण भारत को 3 जनजातीय क्षेत्रों में विभक्त किया। एक हो गया उत्तर पूर्वी तथा उत्तरी मंडल, दूसरा हो गया केंद्रीय अथवा मध्य मंडल, और तीसरा हो गया दक्षिणी मंडल। जनजाति या जनजातियों की जनसंख्या, उनकी प्रजातीय, सांस्कृतिक और अन्य विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए भौगोलिक दृष्टि से भारतीय अनुसूचित जनजातियों को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र, तो समस्त पूर्वोत्तर, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट, बिहार के तराई क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? गारो है, खासी है, लखेर, नागा, कुकी, अबोर, अका, मिकिर, डाफला, गिलोंग, मिश्मी, कचारी, सिंगफो, शेरदुवकन, रामा, रोगपन, चकमा रियाना, अंगेनिम, थारू, भोटिया, गुज्जर, भोट, थाडोक, तानगखुल, माओ, मीजो, डाफला, आपातानी, लेपचा, ये सब जो है ये कहाँ मिलेंगी आपको? हिमालय क्षेत्र की जनजाति क्या है? जैसे हमारे यहाँ होती है भोटिया होती है, हमारे यहाँ थारू होती है, हमारे यहाँ जौनसारी है, राजी है और
भोटिया बता दिया मैंने, भोटियों में भी अलग अलग, जाड़ भोटिया अलग हो गए, शौका अलग हो गए, है वो मारछा तोलछा, है ना। तो ये सब चीजें देखनी है आपने। मध्य क्षेत्र में, क्षेत्र एवं जनसंख्या दोनों दृष्टियों से मध्य क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र कहाँ भाई? मध्य क्षेत्र। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में मुंडा की डेथ हुई थी, नेता थे बहुत बड़े, उनके बताया जाता है कि उनके दाह संस्कार में कम से कम 6 से 8 लाख लोग आ गए थे। कितने? जनजातियां हैं, एकता होती है बड़ी जबरदस्त। क्या होती है? उनके पास धन मतलब नहीं है उतना, लेकिन क्या है, एकता है, और एकता के दम पर ही वो क्या कर देते हैं, सरकारों को गिरा देते हैं, सरकारों को बना देते हैं। मध्य क्षेत्र एवं जनसंख्या दोनों दृष्टि, क्षेत्र एवं जनसंख्या दोनों दृष्टियों से मध्य क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्य आते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां जो है संथाल, मुंडा, गोंड, सवर, हो, उरांव, भुइया, जुआग, कमार, बैगा, कोरकू, हलवा, खरवार, भूमिज, बिरहोर, खारिया, कोरवा, कोल और अगरिया, ये सब आते हैं। सुने हैं जनजातियां कोई? बस संथाल सुना खाली, गोंड नहीं सुना, मुंडा नहीं सुना, हो नहीं सुना, उरांव, हाँ जी, खरिया सुना है। ऐसे ही पश्चिमी क्षेत्र भाई, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव सम्मिलित हैं। भील, मीणा, अब देखो ना मीणाओं ने कितना अध्ययन किया। सारे आईपीएस जब हम सुनते हैं कौन मीणा, आईएएस कौन मीणा, क्योंकि उनके गांव की विशेषता है, वहां वो फोटो देख के नहीं जाते हैं। मैं जब राजस्थान गया तो मीणाओं के गांव में पहुंच गया, सेंटर था मेरा जयपुर, उसके बाद जयपुर से अंदर जाके कहीं जाना था, मीणाओं के गांव में पहुंच गया। वहां देखे मैंने वो उस जमाने में तबेला कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो कंसेप्ट आया था, एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, वो वहां चलते थे। कुछ नहीं, खाली बेंचेस लगे हुए, बच्चे भरे हुए वहां पढ़ाई कर रहे हैं दिन और रात। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो निकल गया, कोई आईएएस में निकल गया, वो लेक्चर देने आ रखा। और बिल्डिंग नहीं देखते वहां लोग, क्या देखते हैं? वह पढ़ाई देखते हैं। क्या देखते हैं? तो जो राज्य ऐसा करेगा तो उस राज्य से लोग बनेंगे। जो राज्य नहीं देखेगा ऐसे, अध्ययन की तरफ नहीं जाएगा, तो नहीं बन सकता। तो मीणाओं के गांव में एक विशेषता है कि अगर कोई मीणा बन गया तो 10 और लोगों के हाथ खींचता है, उनको पूरा सपोर्ट करता है। भोटिया लोगों की एक विशेषता उत्तराखंड में, अगर एक भोटिया कोई व्यक्ति अगर आईएएस बना किसी जमाने में, वो पुराने काडर सुने होंगे आपने, 70-80 के काडर के जो जितने भी आईएएस हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया अपनी जनजाति को। और क्या किया? उन्हें पढ़ाया। क्या किया? अगर एक बन गया तो 4 और को ले गया वो अपने साथ। तो जब आप हाथ खींचोगे तो वो प्रजाति, जनजाति क्या करेगी? विकास करेगी। टांग खींचोगे तो क्या होगा? है ना। छिद्रान्वेषी बनोगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। संदेह करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। संदेह करके किसी मंदिर में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आस्था के साथ जाओगे तो मैं नहीं जानता है कि नहीं है ऊपर वाला, मगर मिलेगा। ऐसे ही क्या होता है, विद्या के मंदिर में भी होता है। पहले ही संदेह कर दिया, है ना। क्या कर दिया? अरे पढ़ना आपको है, अंतिम परिणति जो है वो ये है कि टीचर चाहे कुछ भी आपको बता रहा है, लेकिन लास्ट परिणति है कि आपको याद करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं याद करूंगा तब आप निकलोगे, तो आप गलत फहमी में। ठीक है। मेरा काम खाली आपके अंदर क्या है? जोश जगाना है। क्या है? और मैं बोल रहा हूं कि मैंने निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। आप आईएएस निकाल सकते हो, उसके लिए बैठना पड़ता है, बस अध्ययन करना पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने बता दिया। भील, मीणा, घोटिया, गरासिया, बंजारे, डबला, घाटिया, गामित, कोली, महादेव, कोकमा, ये सब इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां। कौन से क्षेत्र की? पश्चिमी क्षेत्र की। एक हो गया दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इस क्षेत्र में निवास करने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है कोया, योरुकुलू, अनादि, कोंडा, भील, इरूला, भालो, करावान, टोडा। टोडा मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं बार बार कि बार बार क्वेश्चन बना है।
ये पहाड़ी जनजाति है, मधुमक्खी छत्ते के आकार की बस्तियां बसाती है दुश्मन से रक्षा करने के लिए। और नीलगिरी हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है, तो नीलगिरी हिल्स पर निवास करती टोडा नामक जनजाति। ये आईएएस का क्वेश्चन है। टोडा, नकाडा, भारती, यरावा, चेंचू, पेलियार, पनियान, कादर अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंगे, जारवा, मिनिकॉय, लक्षद्वीपवासी। अब ये क्वेश्चन बना हुआ फिर, अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंगे, जारवा, ये सब कहाँ की? अंडमान निकोबार में रहती है। निकोबारी, नहीं आया समझ में? ठीक है। तो भारत में जनजातियों की संख्या भिन्न भिन्न स्रोतों से अलग अलग पता चलती है। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। कितनी? 550। और हमें क्या करना? संरक्षण करना जनजातियों का। ये नहीं कि इनके क्षेत्र में घुसकर इनका शोषण कर रहे हैं। क्या शोषण कर रहे हैं? बड़े बड़े इनके मकानों के पैटर्न को हटाकर अपने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। ये नहीं करना है। जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षित रखना है, उनके पैटर्न को संरक्षित रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, लेकिन उनके ग्रामीण संस्कृतियों को जीवित रखिए। क्या रखिए? उनकी संस्कृतियों को जीवित रखिए। उनके मकान जिस प्रकार के उन्हें जीवित रखिए। उत्तराखंड की पहचान क्या थे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्या थे पहचान? हिमाचल की पहचान क्या थे? क्या थे? मकान थे, पटाल वाले मकान थे, पठाल लगी होती थी। क्या किया लोगों ने? बहुमंजिली इमारतें बना दी। क्या हुआ हिमाचल में? ऐसे ताश के पत्तों की तरह गिरे। तो भाई वो जो पूर्वज थे वो बेवकूफ थोड़े थे जिन्होंने वो एक मंजिला बनाए थे। पता था उनको सिस्मिक जोन, पता था भूकंप आ सकता, तो उस तरह के मकान बनाए गए थे। समझ में आया? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं विकास का विरोधी भी नहीं हूं, मैं प्राचीनता का पोषक हूं, नवीनता का नायक हूं। जरूरी भी है, लेकिन भाई पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो भाई कौन कौन से हैं? अगर अरुणाचल प्रदेश में हम जाएंगे तो डाफला मिलेगा। कौन मिलेगी? हिल्स भी है, डाफला हिल्स मिलेगी आपको वहां पर। डाफला हिल्स में कौन जनजाति? डाफला। खमपट्टी मिलेगी आपको वहां पर, सिंगपो मिलेगी, अबोर मिलेगी, अपातानी मिलेगी, अपातनी, गिलोंग मिलेगी, खोवा मिलेगी, मोम्बा मिलेगी, शेर मिलेगी, डुकपेन मिलेगी, अका, मिशनी, फेड, ये सब जनजातियां मिलेंगी। असम में क्या मिलेगी? चकमा। वैसे तो बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं उनको बोला जाता है चकमा। ठीक है। तो चकमा मिलेगी, दिमासा मिलेगी, कचारी, गारो, हमार। अब गारो, खासी, जैंतियां, ये पहाड़ियां भी है, जनजातियां भी है। क्या है? गारो हो गया, हमार हो गया, खासी हो गया, जैंतिया, सितेंग, कार्बी, भोई, लिंगम और कुकी। अब ये कुकी तो आपको पता है वहां पर भी है। कहाँ? मणिपुर हिंसा हुई थी, हाँ वहां पर भी पढ़ा होगा आपने। मणिपुर में क्या मिलेंगे आपको? एमोल मिलेंगे, अनल मिलेंगे, अंगामी मिलेंगे, चीरू, नागा, कुकी। अरे बड़ी हिंसा हुई भाई मणिपुर में, ये पढ़ा होगा आपने, करंट में पढ़ा होगा। पिछले साल की बात है कि इस साल की बात है? इस साल की बात है शायद। कुकी समुदाय और दो समुदायों में बड़ी हिंसा हो गई। अगला मणिपुर में आप जाओगे तो मैंने बता दिया। मेघालय में जाओगे तो गारो, खासी, जैंतिया, चकमा, हाजोंग, हमार, लखेर, मान, मिजो, ये सब मिलेंगी। मिजोरम में क्या मिलेगी? लुसई, गारो, खासी, मिकिर, जैंतिया, कुकी। नागालैंड में नागा, सबसे बड़ा जो समुदाय है वो नागा है। फिर कुका, फिर गारो, फिर मिकिर, कोनिया, कचारी। फिर त्रिपुरा में क्या मिलेगा? चकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लियांग, हलाम, नोटिया, संथाल, लेपचा, भूटिया, तिपरा, दारलोंग। सिक्किम में मिलेगी आपको लेपचा। सिक्किम में क्या मिलेगी? लेपचा, भूटिया, लिंबू। क्या मिलेगी? लिंबू और तमाह। ये सिक्किम की जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगी आपको भरमौर, भोट, बोधगड्डी, सिप्पी, कनूरा, गुज्जर, गद्दी। तो फेमस जो है गद्दी। कौन सी? गद्दी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल में जो 3-4 महीने बंद रहते हैं, कनेक्शन टूट जाता है। वो मतलब एक तरह से वो मुख्य मतलब जो रोड पूरी बर्फ से दब जाती है,
10-10 फुट बर्फ पड़ जाती, तो उसके बाद कोई कनेक्शन, तो उससे पहले पहले उनको सब कुछ जमा करना पड़ता। बड़ी सुंदर जगह, समझ में आया। गद्दी, सिप्पी, भरमौर, भोट, बोध, गड्डी, कनूरा। अगला जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगी आपको? जम्मू कश्मीर में मिलेगी बाल्टी, वेडा, चाकपा, गड्डी, सिप्पी, बोम्पा, डोम्पा, सीन, गुर्जर और खस। अब देखो खस हमारे यहां भी थे और वहां भी है। खस थे पहले, खसदेश बोला जाता था इसको ना। अगला उत्तराखंड में बोक्सा मिलेगा, भोटिया मिलेगा, जौनसारी, राजी, थारी, धांगर, खस, राउत, रावत, ये सब मिलेंगे उत्तराखंड। ये है आपके उत्तर, हाँ वनरौत, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियां। अब मध्यम क्षेत्र की जनजातियां बता रहा हूं मैं। बिहार में क्या मिलेगा? संथाल, खरवार, बैगा, हो, भूमिज, चेरो, बिरहोर, मुंडा, गोंड, माल, पहाड़िया। पश्चिमी बंगाल में मिलेगा आपको संथाल, सवर, बैगा, बंजारा, भुइया, गोंड, चेंचू, कोली, राजौर, गारो, चकमा, लेपचा, ये सब चीजें। अब ये याद कैसे होंगी? ये आपको पेपर प्रैक्टिस करनी है, उससे पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं तो पूरा ही बता रहा हूं आपको। उड़ीसा में क्या मिलेगी आपको? हो, कोया, मुंडा, दाल, संथाल, माडिया, राजौर, कोल, कोरिया, डोगरिया, कोंद। ये आईएएस का क्वेश्चन है, डोगरिया कोंद, कोरिया, डोगरिया, कोंद। ये कहां मिलता है? आईएएस में क्वेश्चन बना। गोंड, ये उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खरवार, कोल, घासिया, अगरिया, भोटिया, बोक्सा, थारू। झारखंड में बंजारा, बिरहोर, कोरवा, हो, मुंडा, उरांव, संथाल, तमरिया, खरवार, ये सब क्वेश्चन बने हैं झारखंड वाले। छत्तीसगढ़ में मिलेगी आपको गोंड, बैगा, कोल, खरिया, माझी। माझी याद है? दशरथ माझी। उधर भी है, इधर भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। डामर, बिरहोर, भील। मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा? गोंड, बैगा, बिरहोर, मुंडा, भील, धामर, देख रहे होंगे आप कुछ जातियां कई जगह मिल रही हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों पर रहते हैं मेघालय में, लेकिन वो और जगह भी मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे भील कई जगह मिल रहे हैं आपको, थारू कई जगह मिल रहे। राजस्थान में क्या मिलेगी आपको? भील, डामरिया, गरासिया, पटेलिया, सहरिया, मीणा, कोली, कोरवा। महाराष्ट्र में मिलेगा आपको भील, नायक, उरांव, पारधी, रथवा, भुजिया और प्रधान। गुजरात में मिलेगा भील, धोडिया, गोंड, सिद्धि, भारवद। दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली में मिलेगा आपको धोडिया, नायकड़ा, वर्ली, नायका, डबला। गोवा में मिलेगा आपको वेलिप, गावली, गोंडी, गवाला। ठीक है। अब दक्षिण क्षेत्र की जनजातियां, कर्नाटक में मिलेगी आपको भील, चेंचू, गोंड, खरिया, माझी, मराठा, कोली, कोया, मायका और टोडा। आंध्र प्रदेश में मिलेगी आपको लवांडा, अंध, भील, चेंचू, कोंड, पहाड़ी रेड्डी, सुगलीन। तमिलनाडु में मिलेगी आपको कोंडा, पालियान, कपस, कोटा, केदार, कमार, मलाई, आर्यन, पेलियार, टोडा। केरल में मिलेगी आपको मोपला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह हुआ था इनका, मुस्लिम लोग थे, अली मुस्लियार इनका नेता था। मोबला, अड्डियम, कमार, कोंड, कप्पस, मल्ले, चेंचू, पलियार। लक्षद्वीप में मिलेगी आपको लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी द्वीपों के सभी निवासी जिनका जन्म इन द्वीपों पर हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा आपको टोंगी, जारवा, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली, निकोबारी, ओंगे और शोम्पेन्स। ये आईएएस का क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार वाली, ये आपको याद करनी है। ठीक है भाई, इस प्रकार से याद करना है आपने। अब इसके बाद कमजोर जनजातीय समूह, इनको पीवीटीजी बोलते हैं। वर्तमान में देश के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या 75 है। इनमें आदिम जनजातीय समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसलिए पीवीटीजी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल मतलब वीक, वल्नरेबल होता है वीक, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी कहा जाता है। वस्तुतः ये जनजातियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। कमाल की बात है, अंडमान निकोबार में स्टोन एज से लेकर आज तक वो सर्वाइवल उस पर है,
टीके नहीं लगते उनको पोलियो के, उनको क्या नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, कोई ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, अंदर जंगलों के अंदर रहते हैं और बाहर के लोगों से संपर्क नहीं करते, है ना। तब से लेके आज तक वो लोग कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो बड़ी चीज है, उनको छेड़ना भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, बहुत ही न्यून जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, जो इनकी विशेषताएं वो क्या है, कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, दूसरा घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, तीसरा बहुत ही न्यून जनसंख्या, चौथा अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर यानी स्टेपल लेवल। तो कमजोर जनजातीय समूह की अगर मैं सूची बताऊं तो आंध्र प्रदेश में बोडो गदाबा है, बोंडो पुरोजा है और चेंचू है ना। डोंगरिया खोंड है, गुतोब गदाबा है, खोंड पुरोजा है, कोलम है, कोंडो रेड्डी है, कोंडो सबरा है, कुटिया खोंड है, परेंगी पुरोजा है और थोटी है। बिहार में झारखंड सहित अगर मैं बोलूं तो असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, पहाड़ी खरिया है, कोरबा है, माल है, सौरिया पहाड़िया है, परहिया है और संवर है। गुजरात में अगर आप पूछोगे तो कैथोडी है, कोटवालिया है, पढ़ार है, सिद्धि है और कोलगा है। कर्नाटक में जेनु कुरुबा है और कोरगा है। केरल में चोल नाइकन है, कडार है और कट्टा नायकन है, कुरुम्बा है और कोरगा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित अगर मैं बोलूं तो अबुझमरिया है, अबुझमारिया, बैगा है, बैगा बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैगा, भारिया है, पहाड़ी कोरबा है, कमार है, सहारिया है, बिरहोर। महाराष्ट्र में अगर आप बोलेंगे कटकारिया, कठोडिया भी बोलते हैं इनको, कटकारिया को कठोडिया है, कोलम है, मारिया गोंड है। मणिपुर में मराम नागा, उड़ीसा में बिरहोर, बोडो, दिदाई, डोंगरिया खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया कोंद, लंजिया सौरा, लोधा, मनकीदिया, पौड़ी भुइया, सौरा, चुटकिया भुंजिया। राजस्थान में जो है सहरिया है, तमिलनाडु में कुट्टू नायकन है, कोटा है, कुरुम्बा है, इरुलर है, पनियन है, टोडा है। त्रिपुरा में रियांग है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बुक्सा और राजी, राजी बड़ी समस्या है भाई, है ना, लुप्त प्राय पे जा रही है। पश्चिम बंगाल में बिरहोर है, लोधा है, टोटो है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी है, जारवा, ओंगे, ओंजे भी बोलते हैं इसको, ओंगे ओंजे, सेंटिनली है, सोम्पेन है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। अंडमान निकोबार की जरूर याद करनी है आपने, ठीक है भाई। तो ये अब पढ़ने में तो बड़ा बुरा सा लग रहा है, अभी पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आपको आसान लगेगा। जो मैं पेपर दूंगा आपको उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पढ़ना पूरा है। लेकिन जनजातियों की जनगणना, 15वीं जनगणना 2011 की रिपोर्ट अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1042,81,034 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। कितना भैया? 8.6% है। और कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है। समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से 524,09,823 यानी 50.26% पुरुष और 49.74% महिला जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में। यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहां पर है? मध्य प्रदेश में। राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1%, 21.1%। तो मुख्यमंत्री जी को भी ऐसे रहना पड़ता है, मामा को। जनजाति के बीच में जब आप जाओगे तो कोट पैंट पहन के नहीं जाओगे, फिर वैसा ही पहनना पड़ेगा परिधान, उन्हीं की तरह नृत्य भी करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा वोट। कौन मामा जी? हाँ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। मामा जी बोलते हैं उनको? क्यों बोलते हैं मामा जी? हाँ। तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लगभग 1,53,16,784 लोग जनजातीय समुदाय के हैं वहां पर। और राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% जो है वो क्या है? अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में 94.8% पाई जाती है। कितनी? लक्षद्वीप में 94.8%। उसके बाद मिजोरम का नंबर है 94.4%। अगर मैं जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा हूं तो जो पहला राज्य आएगा वो आएगा मिजोरम। क्या आएगा? अगर मैं पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा जनजातियां कहां रहती हैं, मतलब सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं, अब भाई मध्य प्रदेश में भले ही 1,53,16,784 लोग रहते हैं जनजातियों के, लेकिन वो अपने राज्य का 21.1% है खाली। जबकि लक्षद्वीप में 94 अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 95 लोग जनजाति के हैं। तो इसका मतलब जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप सर्वोच्च है 94.8%। और उसके बाद फिर आता नंबर किसका? मिजोरम का। तो राज्य में नंबर 1 कौन हो गया? मिजोरम, क्योंकि लक्षद्वीप तो यूनियन टेरिटरी है। तो मिजोरम 94.4%। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। हाँ, पुदुचेरी, दिल्ली। अब ऐसा थोड़ा कि दिल्ली में नहीं होता होगा, नहीं करते काउंट उनको। अब माना जौनसार से कोई व्यक्ति दिल्ली में जॉब कर रहा होगा, लेकिन उसको काउंट नहीं करते हैं वहां पर जनजाति के रूप में। दिल्ली दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। लेकिन पंजाब में अनुसूचित जाति पाई जाती है। अगर प्रतिशत देखें तो बहुत ऊंचा है। नहीं आया समझ में? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो भील है। इसकी जनसंख्या जो है 1,70,71,049 है। 1,70,00,000 लोग जब होंगे तो भाई किसानों के बाद सरकार किसके सामने झुकेगी? जनजातियों के सामने, है ना। इनकी जनसंख्या इतनी है। जनजातीय समूह में दूसरे व तीसरे स्थान पर गोंड और संथाल है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। ठीक है, भिगोस याद रखना, भील, गोंड, संथाल। दादर और नागर हवेली की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 774 जनजातियां शामिल हैं। कितनी? 774 जनजातियां शामिल हैं। इतनी तो मैंने पढ़ाई भी नहीं, जितनी जनजातियां हैं मैंने मोटी मोटी बताई। 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है। बहुत अच्छा लिंगानुपात, ठीक है। मतलब वैसे तो 1000 से ऊपर होना चाहिए, यानी 1000 पुरुषों पर 990 महिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनजातियों में बालिका शिशु हत्या नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है बताओ? क्यों नहीं होती है? एक तो साधन नहीं है उन क्षेत्रों में, दूसरा बालिका जन्म को बुरा भी नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? और कई जनजातियों में तो वधु मूल्य देना पड़ता है। वधु मूल्य मतलब यानी बालिका अगर हो गई तो समझ लो कि जो बेटी का पिता होगा उसको मिलेगा पैसा। जब विवाह होगा उसका तो जो सामने वर पक्ष वाला होगा वो पैसा देगा किसको? आदि समस्या तो दहेज है, बालिका शिशु वध की। क्या है? तो दहेज को खत्म कर दो, अपने आप ही लिंगानुपात सही हो जाएगा। हाँ जी, खत्म ही नहीं होता। अब गिफ्ट के नाम से देते हैं कि अब क्या दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट है, ये हेल्प है। गिफ्ट हेल्प के नाम पे चल रही है वो प्रथा। डाउरी सिस्टम कब खत्म कर दिया था? डाउरी दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब आ गया था, है ना। चलो जी, तो 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। बालकों समझा दूं, विवाह जब करोगे तो दहेज मत लेना, अपने पुरुषार्थ से कमाना जो भी कमाओगे। किससे? क्या चीज?
आप वैसे भी अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक बालिकाएं हैं, इसलिए कोई भी ऐसी बात ना बोले जो क्या हो जाए, है ना, संग्राम हो जाए जैसे। चलो, जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में है भैया, कितना, 1046। और राज्य का, और सबसे कम जो है वो जम्मू कश्मीर में 924। कितना, पहले 978 था इनमें। 2001 की जनगणना जब हम कर रहे थे तो लिंगानुपात जो जनजातियों का था वो 978 था, अब 990 है। ठीक है, 12 अधिक हो गया है अब। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोवा में 1046, गोवा राज्य का, और सबसे कम जो जम्मू कश्मीर का 924। 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य जो है, सबसे ज्यादा जनजाति जो 1,53,16,784 लोग जो जनजाति के रहते हैं मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है, इसमें महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में है 95 लाख, राजस्थान में 92 लाख, गुजरात में 89 लाख। जितने महाराष्ट्र में है ना उतनी तो जनसंख्या है हमारी उत्तराखंड की, उतने वहां खाली जनजाति हैं, जनजातियों के लोग। हाँ, और मध्य प्रदेश में तो हमारी जनसंख्या से ज्यादा, हमारी कितनी होगी भाई, 1.5 करोड़ हो गई होगी, अब तक हो गई होगी ना। अब तो 1.5 करोड़ हमारे यहाँ माना जनसंख्या, मध्य प्रदेश में उतने सिर्फ क्या है, जनजातीय समुदाय के लोग हैं। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश? तो लक्षद्वीप 94.8%, मिजोरम, राज्यों में मिजोरम नंबर 1 पर है 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, लद्दाख यूनियन टेरिटरी 79.5%, 79 तो लक्षद्वीप के बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख है जहां पर प्रतिशत ज्यादा है। राज्यों में मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, तो मीन में है ना, मेघालय, मेघा तीसरे नंबर पर है मेघालय, नागालैंड आपसे ऊपर है, मिजोरम उससे ऊपर। इस प्रकार देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 25.2% है, जिसमें 16.6% अनुसूचित जाति और 8.6% अनुसूचित जनजाति है। तो पूरे देश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 16.6%। कितना? 16.6%। और जनजाति का कितना है? 8.6%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के नागालैंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के नागालैंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है। शीर्ष 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजातियां कौन सी है? सबसे बड़ा भील है, 1,70,00,000 लोग भील हैं इस देश में। कितने? 1,70,00,000। मैं गुजरात गया था बहुत समय पहले की बात, 94 की बात बता रहा हूं। गुजरात में भी थे शायद भील, और यजदी चलाते थे, टिम्बर मर्चेंट थे, मकान बड़े सुंदर उनके पारंपरिक जो होते हैं, और लेकिन जूता नहीं पहनते थे वो, लेकिन नेहरू टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? और उनकी जो प्रिय बाइक थी वो क्या थी? यजदी। यजदी सुना है आपने? जैसे बुलेट होती थी ना, जो बुलेट नहीं ले पाता था वो यजदी लेता था। यजदी भी बड़ी अच्छी पावरफुल बाइक थी कभी। तो भील हो गया, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल, उसके बाद नैकदा, उसके बाद कौन सा है? नैकदा। इतना समझ में आ गया भाई? इतना समझ में आया? इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको जनजातीय विकास के बारे में। अच्छा, मैं बता दूं भारत में जो संकटग्रस्त जनजातियां वो कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु में कोटा है, टोडा है, उराली है। सिक्किम में लेप्चा है। सिक्किम में क्या है? लेप्चा। छत्तीसगढ़ में कवरड़ा है, कवरड़ा, कवरड़ा। उत्तराखंड में राजी है। उत्तराखंड में आपको पता है ना कैसा व्यापार करते हैं ये? राजी जनजाति के लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं होंगे, उनको कोई चीज चाहिए होगी, जैसे कपड़ा चाहिए तो वो वुड प्रोडक्ट बनाते हैं, रात को आएंगे, जैसे शहद इकट्ठा कर रखा,
उसमें लगा देंगे कपड़ा। तो जो स्थानीय लाला जी होंगे वो रात को जाएंगे, कपड़ा रख देंगे और रात को आएंगे, राजी लोग उसके सामने नहीं आएंगे, लाला जी के सामने उठा के ले जाएंगे। जो चीज नमक हो गया है, कोई भी चीज चाहिए होगी, है? पता चल जाता है, वो जो स्थानीय लोग होते हैं कितना चाहिए होगा वो पता चल जाता है। मतलब इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, वुड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उत्तराखंड में राजी, अंडमान निकोबार में ओंगे, जारवा और सोमपेन। ओंगे की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है भाई, ओंग बोलते हैं या ओंगे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनमें कुछ विवाह चलते हैं, जो कुकी जनजाति के लोग हैं उनमें परिवीक्षा विवाह चलता है। कौन सा? परिवीक्षा विवाह। गोंड जनजाति जो है उनमें हरण विवाह चलता है। क्या क्या चलता है? हरण विवाह। भील जो है उनमें परीक्षण विवाह चलता है। खासी और थारू में सेवा विवाह चलता है। गोंड जनजाति में दूध लोटवा विवाह चलता है, दूध लोटवा विवाह। हो जनजाति में जो चलता है राजी खुशी विवाह चलता है। थारू में जो चलता है वो चुटकुट्टा विवाह चलता है। कौन सा? चुटकुट्टा विवाह। और न्यूर जनजाति जो उसमें प्रेत विवाह चलता है। कौन सा? प्रेत विवाह। चकमा और हाजोंग नामक आदिवासी जनजातियां कप्ताई बांध बांग्लादेश का निर्माण होने पर उस क्षेत्र से विस्थापित हो गई थी, जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा है। 20 सितंबर 2015 को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इन्हें भारत सरकार के फैसले के तहत पुनर्वास की अनुमति दे दी गई है। किनको? चकमा और हाजोंग को, आदिवासी समूह है, ठीक है। अब है भाई जनजातीय विकास, जनजातियों का विकास भी करना है। तो जनजातियां जो हैं वो संपूर्ण जनसंख्या की लगभग 8.6% है, अतः सरकार उनके द्वारा उनके आर्थिक विकास के लिए समय समय पर प्रयास करती रहती है। सर्वप्रथम 1955 में जनजातियों के विकास के लिए विशेष बहुउद्देश्य जनजातीय विकास खंड, कौन सा? विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड योजना लागू की गई। वेरियर एल्विन की सिफारिश पर तृतीय पंचवर्षीय योजना से इसे जनजातीय विकास खंड का कर दिया गया। इसके पश्चात यूएन ढेबर आयोग का गठन किया गया। ढेबर आयोग याद रखना भैया, जनजातियों के विकास से संबंधित है। यूएन ढेबर आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने जनजातियों के विकास के लिए वनों पर अधिकार देने की सिफारिश की। क्या कहा इन्होंने कि वन किसको दो? जनजातियों को दो। सरकार द्वारा एलपी विद्यार्थी के नेतृत्व में एक विशेष अध्ययन दल बनाया गया, जिसने जनजातियों के लिए एक अलग उप योजना यानी सब प्लान की सिफारिश की। योजना आयोग द्वारा शिलुलाओ के नेतृत्व में पुनः एक अध्ययन दल बनाया गया और शिलुलाओ समिति की सिफारिश पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1975 में एक अलग जनजातीय उप योजना यानी ट्राइब सब प्लान शुरू की गई। इसे एकीकृत जनजातीय विकास योजना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ITDP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ITDP कहा जाता था। एकीकृत जनजातीय विकास योजना या इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ITDP भी कहा जाता था। जनजातियों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए अगस्त 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्राइफेड का गठन किया गया, जो सन 1988 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका कार्य, ट्राइफेड का जो कार्य है वो जनजातियों की वस्तुओं को खरीदकर बाजार में बेचना है। तो जनजातीय समुदायों के द्वारा जो भी बनाया जाता है, माना भोटिया लोग कालीन बनाते हैं, चुटके बनाते हैं, पुतले बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, तो वो कौन इकट्ठा करता है? ट्राइफेड। उसके बाद बाजार में बेचना उसका काम। जनजातियों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम STDFC की स्थापना की गई। भाई क्या की गई? STDFC की स्थापना की गई और ये स्थापना जो हुई 1978-79 में की गई। उन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु अप्रैल 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई,
जो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नो प्रॉफिट नो लॉस। छठी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास हेतु एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे रूपांतरित क्षेत्रीय विकास उपागम यानी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच यानी मादा की संज्ञा दी गई। आईएएस का क्वेश्चन रहा है, मादा की फुल फॉर्म। मादा मतलब मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए कुछ विशेष अधिनियम भी बनाए गए, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधित। दरअसल जब ये 1955 में बनाया गया था तो इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था ये। किसके? ठीक है, तो सिविल मतलब क्या था, इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। बाद में इसका नाम बदलकर 1976 में क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दूसरा जो अधिनियम बनाया सरकार ने, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तीसरा अधिनियम जो बनाया वो बनाया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अगला जो बनाया वो बनाया बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976। अगला जो बनाया वो बनाया बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई, कुछ जनजातीय विशेषताएं बता रहा हूं मैं। जैसे खासी जनजाति में मुर्गी और सुअरों की बलि देकर विवाह क्रिया संपन्न की जाती है। किसकी? मुर्गी और सुअर। मुर्गे तो सारी जगह कट रहे, अब खाली खासी में क्या कट रहे। अगला ताली केट्टू कल्याणम अर्थात ताली बांधने की प्रथा केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति में पाया जाता है। ताली बांधने की प्रथा। ऐसे ही टोडा जनजाति में कन्या वध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है, पॉलिएंड्री सिस्टम बोलते हैं इसको। टोडा जनजाति में कन्या का वध कर दिया जाता था, इसलिए बहुपति प्रथा पाई जाती है, पॉलिएंड्री सिस्टम पाया जाता है। जौनसार में भी पाया जाता था पहले, जौनसारी जो जनजाति है, पॉलिएंड्री मतलब मोर देन वन हस्बैंड। तो जौनसारियों का तो धार्मिक कारण है कि पांडवों को मानते हैं, कुंती माता को मानते हैं, पांडवों को मानते हैं। तो पांडवों की एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था? द्रौपदी। तो वो उस अगर 5 भाई हैं तो उनकी पत्नी एक पत्नी होती थी। ठीक है। अगला खासी व नागा जनजाति में शिकार नृत्य पाया जाता है, जिसमें नागा लोग किसी मनुष्य के सिर का शिकार करके लाते हैं तथा बड़े उत्साह के साथ नाच गान करते हैं। थारू और जैंतिया जनजाति में भी शिकार नृत्य पाया जाता है, जिसमें यह बताने का प्रयास करती है कि किस प्रकार उन्होंने जंगली जानवर का शिकार किया। गारो, भील, उरांव और छोटा नागपुर की जनजातियों में युद्ध नृत्य पाया जाता है। इस नृत्य में वे शिकार करने हेतु जाते समय प्रयोग में आने वाले हथियारों को रखकर जोर जोर की आवाज करते हैं। उरांव जनजाति में जादुर नृत्य पाया जाता है, जो बसंत ऋतु में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। संथाल लोगों में ताड़ी नृत्य किया जाता है। ताड़ी नृत्य, ताड़ी अपने आप कराती है नृत्य, ताड़ी नृत्य, ताड़ के पेड़ से निकलती है ताड़ी, शराब होती है नेचुरल। ठीक है। मेघालय की खासी जनजाति में यूथ सेन नामक सर्प को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। यूथ सेन नामक सर्प, सांप को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है मेघालय में। खरिया तथा उरांव जनजाति में स्त्रियों को हल बैल छूना मना है, ना तो बैल को छू सकती हैं ना हल को छू सकती है। कहां? खरिया और उरांव। ये ठीक है भाई, पुरुषों का काम है हल लगाना। अगला उरांव तथा मुंडा लोगों का मुख्य त्योहार सरहुल है। मुंडा लोगों का मुख्य त्योहार क्या है? सरहुल। इसे शाल के पेड़ पर फल खिलने का भोज भी कहते हैं। इसे धरती का विवाह नाम से भी संबोधित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये सरहुल वाला। उरांव और मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। तो साल के पेड़ पर फल खिलने का भोज, धरती का विवाह। उरांव लोग एक और अन्य पर्व मनाते हैं, काला लोटा। धान के पौधे में दाने पड़ जाने के समय मनाते हैं काला लोटा।
टोडा लोग अपने अनुष्ठान तारों व अमावस्या की स्थिति में ध्यान में रखकर करते हैं। थारू जनजाति में विवाह का एक रूप चुटकुट्टा है। क्या है? चुटकुट्टा। आंध्र प्रदेश के चेंचू लोगों में नेता का नाम पेडा मैची है। वह सभी निर्णय लेता है। चेंचुओं का नेता क्या होता है? पेडा मैची, सारे निर्णय लेता है। कोचीन के कादरों में मुखिया को मुप्पन कहा जाता है। इनमें अपराध का फैसला दो प्रकार से किया जाता है, पहला शपथ द्वारा, दूसरा कठिन परीक्षा द्वारा। अगला, झारखंड के सिंहभूम जिले की हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए। अशिक्षित हैं, उनको नहीं पता बादल अलग चीज होती है, धुआं अलग चीज होती है। तो लेकिन झारखंड के सिंहभूम जिले की हो जनजाति जो है वर्षा लाने के लिए क्या करती है? आग जलाकर धुआं करती है। नायरों में संयुक्त परिवार को थारवाड़ तथा एकल परिवार को थावझी कहते हैं। नायर जनजाति में ही परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किसमें पाई जाती है? आंसर, नायर जनजाति में। किसमें? नायर जनजाति। डीएन मजुमदार, जिनको हो जनजाति का अध्ययन जिन्होंने हो जनजाति का अध्ययन किया तथा जनजातीय धर्म को बोंगावाद के सिद्धांत पर आधारित माना, हो लोगों में बोंगा को एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। देवता कौन है उनका? बोंगा। मुंडा जनजाति के लोग पहाड़ की चोटी पर से सभी आकार के पत्थरों को नीचे की ओर फेंकते हैं जिससे पत्थर की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट से मेल खाए। उनका विश्वास है ऐसा करने से वर्षा होती है। कौन? मुंडा। खोंड लोग वर्षा के लिए मनुष्य के बलिदान में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि जिस तरह कष्ट सहने वाले की आंख से आंसू नीचे गिरता है जिससे उसके जख्म से खून बाहर निकलता, उसी तरह बादल से वर्षा होगी। अपनी अपनी मान्यताएं, अब क्या करें, है ना। लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। खोंड लोग क्या करते हैं भाई? मनुष्य की बलि देते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के तराई में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, किंतु थारू लोग अपने पूर्वजों को दीपावली के दिन रोटी अर्पित करते हैं, इसलिए इस पर्व को वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये तो उत्तराखंड का कई बार क्वेश्चन है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को कौन? थारू लोग। हाँ। जनटोपा और हरबोरी अनुष्ठान हो और उरांव जनजाति में प्रचलित है। हो, उरांव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुषों को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में गोंड उन्हें बैगा और केरल के कनिक्कर और युराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। संथाल लोग पुजारी को नायक कहते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है, भैंस पालने का काम करती है। ये जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति भी कहते हैं तथा दुग्धशाला इनके मंदिर हैं। इनमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। ये लोग बहुविवाह प्रथा को मानते हैं। भोटिया जनजाति मूलतः उत्तराखंड के पहाड़ी जनजाति है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी निवास करती है। ये मंगोल प्रजाति के लोग हैं तथा ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। 6 महीने बद्रीनाथ, 6 महीने मतलब 6 महीने माणा, 6 महीने छिनका। छिनका मतलब नीचे, क्या नीचे आ जाते हैं। छिनका गांव है, भोटियाओं का गांव है, मेरी जन्मस्थली है इसलिए बता रहा हूं। चमोली जिले में है, अलकनंदा के तट पर है। ठीक है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, वारी ये प्रमुख हैं। देश में टोडा, खस, जौनसारी, वोटा, कोटा, तियान, इरावा, नायर जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। बहुपति प्रथा मतलब वन हस्बैंड। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं एक पेपर दूंगा, वो करना है आपने, उससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है जी।